Good morning to all my dear students. Welcome to online classes. Myself Sunil Prajapati sir, and today we are going to discuss about UPSEE 2020 प्रिपरेशन। तो प्रिय बच्चों, आइए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 21 अप्रैल 2019 को हुआ था, तो उसमें से मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री का 50-50 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। उसके बाद पार्ट 3 आपके 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, जो कि जूलॉजी से भी 25 और बॉटनी से भी 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम आपका रिवीजन कराते हैं और रिवीजन कराते जाएंगे। लेकिन प्रिय बच्चों, आपसे मेरी केवल यही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर अवश्य करिए। बस मैं आपसे यही आशा उम्मीद करता हूं कि इतनी मेहनत से अगर मैं आपको ये वीडियो लेक्चर दे रहा हूं तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। बस इतना आप कर देते हैं तो मैं बहुत हैप्पी हो जाता हूं, खुश हो जाता हूं। तो इस तरह से बच्चों थोड़ा आप भी कोशिश करिए कि हमें रिस्पांस मिले। संख्या बढ़ेगी तो और भी अच्छा रहेगा हमको वीडियो लेक्चर बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रिय बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन 101 का जो सीरीज चल रही है पार्ट 3, इन मिलर एक्सपेरिमेंट द रॉ मटेरियल वेयर। तो आप समझ गए, मिलर के प्रयोग में कच्ची सामग्री थी। तो बेटा उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था स्टेनले मिलर ने, और किसके साथ किया था? शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हेराल्ड यूरे, मतलब अपने गुरु के संरक्षण में रह करके। और स्टेनले मिलर ने सन 1953 में ओरिजिन ऑफ लाइफ के संदर्भ में एक्सपेरिमेंट किया था। और उन्होंने आज पृथ्वी पर पाए जाने वाले आदि वातावरण की पारिस्थिति को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। और उन्होंने प्रयोगशाला में अपना ये एक्सपेरिमेंट किया। मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में उन्होंने क्या क्या लिया था? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प। तो इसमें आप देख सकते हैं, आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि वो ऑप्शन कौन सा है। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड जलवाष्प। तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का उन्होंने जो रेशियो लिया था 2:1:2 में लिया था। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं किस रेशियो में लिए थे उन्होंने इस गैस को, तो 2:1:2 के रेशियो में लिए थे। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीथेन, अमोनिया मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड जलवाष्प। ठीक है, आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 102 का देखिए। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज एक्सप्लेन्ड बाई। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस स्वतः जनन सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? स्वतः जनन सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो ये आपको बताना है। जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, आपको मालूम होगा कि इस मत के अनुसार जो जीव स्वतः निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न हुए हैं। और वान हेलमोंट 1652 में ये बताया था कि जब गेहूं के दानों को पसीने से भीगी कमीज के साथ अंधेरे में रखा जाता है तो 21 दिनों में चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट जनरेशन को एक्सप्लेन किया गया है वान हेलमोंट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? वान हेलमोंट के द्वारा। आइए तीसरा नंबर हम ध्यान देते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ए कार्सिनोजन इज। कार्सिनोजन क्या होता है? एक क्या है? जीन, अनदर नेम फॉर कैंसर, टाइप ऑफ कैंसर, एनी सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन कॉजिंग कैंसर। तो अब आप समझ गए होंगे कार्सिनोजन
कोई पदार्थ जो कैंसर के कारकों में से है। एनी सब्सटेंस इन्वॉल्वड इन हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्वॉल्वड इन कॉजिंग कैंसर, यानी 103 का आंसर क्या हो जाएगा? एनी सब्सटेंस इन्वॉल्व इन कॉजिंग कैंसर। ध्यान दीजिएगा, कार्सिनोजन क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जो कैंसर के कारकों में से है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थ्योरी ऑफ लैमार्क वाज पब्लिश्ड इन द बुक। बच्चों, आपको जब मैं 11th एंड 12th में पढ़ाया था तो आपको मालूम होगा कि यही सारे प्रश्न आपको क्लास में, मैं जब भी क्लास स्टार्ट करता हूं तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं मैं हमेशा आपको फोकस करता रहा। और आप इस पेपर को देख करके आपको मालूम चल रहा होगा कि वास्तव में सर ने जो बायो पढ़ाई थी वही सारे प्रश्न बायो से पूछे गए हैं। तो आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप रेगुलर मेरी क्लास करते रहिए। ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप 50 में कम से कम 45 क्वेश्चन तो आप एकदम सॉलिड करके आएंगे। ठीक है, 2, 4, 5 क्वेश्चन जो भी होते हैं इधर उधर से वो आपके सही ही होने हैं, क्योंकि आप इतना अच्छा आपका बेस और कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक बच्चों, तो बस संख्या थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आप इसको शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, संख्या बढ़ जाएगी। और आपको मालूम चल ही गया होगा कि जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो वही सारे क्वेश्चंस हैं। आप देख लीजिए, चाहे तो स्टेनली मिलर का एक्सपेरिमेंट्स रहा हो, चाहे तो यहाँ पे कार्सिनोजन का मतलब रहा हो। हाँ, तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें आप बहुत आराम से आप देख पा रहे हैं कि नहीं। और भी इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वतः जनन सिद्धांत, जो स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन है, इसके विषय में भी आपने देखा। हाँ, ये सारे प्रश्नों पे कोई भी प्रश्न बायोलॉजी का आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको मैं ना पढ़ाया हूँ। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप स्वयं इसका अंदाज़ा लगाओ। अगर आप पढ़े हुए होते तो आज आपको बहुत आनंद आता। हाँ, ये आपको ज़रूर मालूम है कि आप जो है पढ़े हैं, ये आपको याद है, मगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मगर अभी भी आपके पास समय है, मैं पूरी की पूरी बायोलॉजी आपको रिवाइज करा दूंगा। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। जब भी आप पढ़ेंगे पूरी की पूरी थ्योरी तो सारे उससे MCQ बेस्ड क्वेश्चन जितने बनते हैं मैं आपको सब बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये भी आप जानते होंगे कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कितना सिंपल वह वर्ड है। हाँ, और इसको पूछ रहे हैं कि यह सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। लैमार्क वाज पब्लिश्ड इन द बुक। उनकी बुक का क्या नाम था? तो उनकी बुक का नाम, कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर आप में से स्वयं बताएं। फिलोसोफी जूलॉजिक्यू। कितना बढ़िया आंसर आया है ना। एकदम सटीक क्वेश्चंस आपसे बायो में होते हैं। तो आप कुछ भी मत डरिए, आप देखिए नंबर बाय नंबर सारे क्वेश्चंस जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ाया था वही क्वेश्चंस आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में मिल रहे हैं। बस बच्चों, बस ये है कि आप कितना हमको लाइक करते हैं, कितना आप हमको पसंद करते हैं, हाँ, कितना आप हमारी बातों को ध्यान देते हैं, ये उस पर डिपेंड है। जिस दिन से आप ये जान जाएं कि हाँ, सर के द्वारा जो कुछ भी मैटर मिला हुआ है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो उस दिन से आप देखना है कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जो आप क्वालिफाई ना कर सको। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आर्कियोप्टेरिक्स इज मिसिंग लिंक बिटवीन। आपको यह भी देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आर्कियोप्टेरिक्स मैंने बताया था ना पेलियोंटोलॉजी में, ये जीवाश्मीय पक्षी है। अब ये किसके किसके बीच से कनेक्टिव लिंक है, तो कनेक्टिव लिंक पूछा है, तो आप क्या बता सकते हैं कि ये किसके किसके बीच से कनेक्टिव लिंक्स है? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की। हाँ, तो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की, या आप कह सकते हैं एवीज की भी। ठीक है ना। तो प्रश्न में थोड़ा सा इधर उधर जो है वर्ड हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर वही होगा। ठीक है, तो आपको
ये देख करके बहुत ही आनंद आ रहा होगा कि बायोलॉजी के जितने भी अगर क्वेश्चंस होंगे वो अगर मैंने एक बार रिवाइज कर लिया सर के साथ तो समझिए कि मेरे 50 में 45 क्वेश्चन एकदम सॉलिड हो गए। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, विच वन सेल इज इमोर्टल। तो बेटा इमोर्टल ये भी मैं आपको बताया था ना, कौन सी कोशिका अमर होती है। तो ये आपको ध्यान देने की बात है, कौन सी कोशिका अमर होती है ना, इमोर्टल होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है लीवर सेल्स, ब्लड सेल्स, न्यूरॉन ना। तो ये सब जो दिए गए हैं इसमें से आपको मालूम होगा कि जर्म सेल्स, ठीक है ना, ये जर्म सेल्स जो होती है इसी के द्वारा जो है जीव का जो है क्या निर्माण होता है। तो ये जर्म सेल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जर्म सेल्स। कौन सी कोशिका अमर होती है, ठीक है बच्चों। अब आइए 107 में आप ध्यान दीजिए, टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाई बी वुड बी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गैमीट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो गैमीट्स की बात किया जाए तो गैमीट्स यहाँ कितने टाइप्स के होते हैं, आपको जेनेटिक्स में मैं इनको भी बना करके समझाया था कि गैमीट्स को आप कैसे जो है बनाएंगे, फिर उसके जीनोटाइप, फिनोटाइप ऑफ स्प्रिंग्स ना कितने होंगे, पैरेंटल, ये सब मैं आपको नंबर बाई नंबर बताया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पे गैमीट्स कितने प्रकार के होंगे, तो यहाँ पे जो गैमीट्स होंगे वो 4 प्रकार के होंगे, ठीक है। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल है, पढ़ने में आनंद आ रहा होगा हमारे साथ बायोलॉजी में। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आर ड्यू टू, आप देखते हैं असतत विभिन्नताओं का कारण क्या होता है। जो वेरिएशन देखने को मिलती हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, वो किस कारण से देखने को मिलती हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, अचानक आपने देखा होगा कि जब कोई परिवर्तन आ जाता है उसे आप क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन, ठीक है ना। तो उत्परिवर्तन के चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा कि ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन किसके कारण से होते हैं, तो म्यूटेशन के कारण से होते हैं। बहुत ध्यान से आप इसको आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आर ड्यू टू किसी कारण से होते हैं, म्यूटेशन के कारण से होते हैं। ए सिंगल रिसेसिव एलील विथ प्रोड्यूस इट्स फिनोटाइप इफेक्ट व्हेन इट आकर्स ऑन। एक सिंगल रिसेसिव एलील्स की बात किया जाए, अप्रभावी एलील्स का क्या है, फिनोटाइप, लक्षणता रूपी प्रभाव उत्पन्न करेगा। एक सिंगल रिसेसिव एलील्स विल प्रोड्यूस फिनोटाइप इफेक्ट व्हेन वी आकर्षण। तो जब यह होता है, आप देखिए किस पर ये अप्रभावी एलील्स ऐसा लक्षण है जो अपना लक्षण या फिनोटाइपिक प्रभाव उत्पन्न करेगा, फिनोटाइपिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मालूम चल गया होगा कि यहाँ मेल के एक्स क्रोमोजोम्स, किसके क्रोमोजोम्स पे, मेल के एक्स क्रोमोजोम्स, ठीक है। आइए रिसेसिव, ए सिंगल रिसेसिव एलील्स विल प्रोड्यूस इट्स फिनोटाइपिक इफेक्ट व्हेन इट अकर्स ऑन मेल के एक्स क्रोमोजोम से। देखिए एक क्वेश्चन और भी आया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। रेड डाटा बुक इज पब्लिश्ड बाई, किसके द्वारा ये प्रकाशित किया गई है, रेड डाटा बुक ना। तो ये रेड डाटा बुक प्रकाशित किया गया है IUCN द्वारा, किसके द्वारा, IUCN के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, ए फादर विथ ब्लड ग्रुप ए, यही एक पिता का ब्लड ग्रुप ए है, हैव चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप O, और संतान का ब्लड ग्रुप क्या हो जाए, O हो जाए। तो पिता का जीनी प्रारूप या जीनोटाइप फादर ऑफ वुड बी। तो आपको मालूम करना पड़ेगा जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है ना। फादर का ब्लड ग्रुप क्या दिया गया है, यदि एक ए रुधिर समूह के पिता की संतान का O रुधिर समूह है, ठीक है ना, पिता क्या है, ए है, बेटा क्या है, O है, तो उसका जीनोटाइप पूछा है।
और अगर इन्होंने जीनोटाइप पूछा है तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आप समझ गए होंगे। IAI0 का मान तो वही है, ये आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज। बेटा जो टेस्ट ट्यूब बेबीज में प्रोडक्शन की टेक्निक्स होती है वो उसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड फीटस फॉर्मेशन इन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड फीटस फॉर्मेशन इज एक्सटर्नल, बोथ फर्टिलाइजेशन एंड फीटस फॉर्मेशन आर एक्सटर्नल, बोथ फर्टिलाइजेशन एंड फीटस फॉर्मेशन आर इंटरनल। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी में उत्पादन की जो टेक्निक होती है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है, बॉडी से बाहर, एंड फीटस फार्मेशन इज इंटरनल, जबकि जब एम्ब्रियो टेस्ट ट्यूब में फार्मेशन हो जाता है तो उसको क्या होता है, यूट्रस में इंटर कर दिया जाता है। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, आंतरिक हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड फीटस फार्मेशन इज इंटरनल। आइए 113 का क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छे प्रश्न है बेटा। बायो तो आप समझ लीजिए कि एक भी क्वेश्चन इधर उधर जा ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द टेक्निक विच यूज फ्लूइड अराउंड फीटस ऑफ डिटेक्ट प्रीनेटल डिसऑर्डर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं बेटा, जब जन्म हो और जन्म से पहले कोई विकार हो, कोई डिसऑर्डर हो बॉडी में, तो उसका पता लगाने के लिए एम्ब्रियो के पास स्थित जो फ्लूइड का उपयोग करने वाली टेक्निक को क्या कहा जाता है। तो ये तो आप बहुत अच्छे समझ चुके होंगे, डिटेक्ट प्रीनेटल डिसऑर्डर इज कॉल्ड ना। तो अब आप समझ गए होंगे, द टेक्निक विच यूज फ्लूइड अराउंड फीटस टू डिटेक्ट प्रीनेटल डिसऑर्डर इज कॉल्ड। तो बताइए उस टेक्निक्स को क्या कहा जाता है। तो उस टेक्निक्स को कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस। क्लास 12 के चैप्टर में आपने इसको ध्यान दिया होगा, एमनियोसेंटेसिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ठीक है ना, इसको मैंने चर्चा किया था। आइए आगे देखते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी हैज। अब देखिए जर्मिनल एपिथेलियम किसकी, ओवरी, जो ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम में जो लेयर होती है वो किस टाइप की सेल्स होती हैं, एपिथेलियम की कौन सी टाइप की होती हैं। तो एपिथेलियम की कौन सी टाइप की सेल्स होती हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि कबॉइडल सेल्स होती हैं, घनाकार, ठीक है ना, क्योंकि ओवरी की जर्मिनल लेयर में ना, ओवरी की जर्मिनल लेयर में जो सेल्स मौजूद होती हैं वो कबॉइडल सेल्स होती हैं, यानी कि घनाकार कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आप देखो, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। बस ये है कि आप जब समझने का, जब जागो तब सवेरा, तो आप किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जिस समय आपकी समझने की कैपेसिटी बेहतर हो। ये आवश्यक नहीं है कि हम टाइम टेबल बनाएं 10 घंटे का, 5 घंटे का, हाँ, और पढ़ें भी हम 1 मिनट भी नहीं। तो मतलब जब आप फ्री हो और जब आपको लगे कि हाँ हम कुछ अब पढ़ने के मूड में हैं, कुछ याद करें, हाँ, तो उस समय आप बेटर समझ रहेगी आपकी। तो आइए फिर से ध्यान देते हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने सर के लिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करके संख्या बढ़ा दीजिए, और मैं आपको इसी तरह इंटरेस्टेड वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। एंजाइम नॉट फाउंड इन पैंक्रियाटिक जूस इज। तो आप समझ गए होंगे पैंक्रियाटिक जूस में नहीं पाया जाता है। तो पैंक्रियाटिक जूस में क्या नहीं पाया जाता है, हाँ, यही तो आपको बताना है यहाँ पे। तो पैंक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लिएज, ठीक है ना, ये तो होते हैं, लेकिन न्यूक्लियोटाइडेज जो है ये एंजाइम क्या होता है, नहीं पाया जाने वाला एंजाइम है।
ठीक है, तो इस तरह से ये डी नंबर सही हो जाएगा। यूरिन इज हाइपोटोनिक इन, आप समझ गए ना, यूरिन इन हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक ना, आइसोटोनिक, तो ये सब वर्ड आपने सुना होगा ना। तो यहाँ पे हाइपोटोनिक का मतलब कम से होता है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरिन इज हाइपोटोनिक, कहाँ पर यूरिन का अल्प पराशरी होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, यानी कि जो आप समझ सकते हैं यूरिन की कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स नलिकाएं होती हैं ना, उसके पास में ये डिस्टल कन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। तो इस तरह से सी नंबर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पल्मोनरी वेंटिलेशन मूवमेंट्स आर ड्यू टू। अब बताइए बेटा, जो पल्मोनरी वेंटिलेशन मूवमेंट्स आर ड्यू टू, ये किस कारण से होती हैं। तो यही आपको बताना है, पल्मोनरी वेंटिलेशन मूवमेंट्स आर ड्यू टू किस कारण से होती हैं। तो यहाँ पर भी आपको समझना होगा कि क्वेश्चंस देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। कोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, कोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। ठीक है, तो जो गतियाँ होती हैं वो कोस्टल मांसपेशियों एवं डायफ्राम के कारण होती हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस ड्यू टू। अब देखिए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस ड्यू टू, उत्पादित होने का कारण क्या होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस ड्यू टू, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन उत्पादित होने का कारण क्या है, क्यों उत्पादित होती हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स, तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखें कि तंत्रिका आवेग के पारित होने के दौरान, ठीक है ना, क्या नर्व जो इम्पल्स होती हैं के दौरान क्या होता है। तो यही आपको यहाँ पे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, तो इसी चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बताइए। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि सोडियम आयन मूव्स इनटू द एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना, सोडियम आयन कहाँ प्रवेश करते हैं, एक्सोप्लाज्म में, नर्व इम्पल्स में पारित होने के दौरान जो है एक्सोप्लाज्म में ये प्रवेश करते हैं। तो 1900 ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स कैनॉट यूटिलाइज ग्लूकोज बिकॉज दे लैक। भाई मैच्योर इरेथ्रोसाइट ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर सकती है। मैच्योर इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट्स क्या होती है, आरबीसी होती है, समझ गए, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी होती है। तो यहाँ पे मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है मैच्योर आरबीसी कैनॉट यूटिलाइज ग्लूकोज बिकॉज दे लैक, ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मैच्योर आरबीसी में क्या नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, समझ जाइएगा। परिपक्व एरिथ्रोसाइट ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। आरबीसी में क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, आस्कुलम इज फाउंड इन, अब आप समझ लेंगे आस्कुलम ये नया वर्ड कहाँ से आया। क्लास 11th में जब मैं पढ़ा रहा था फाइलम प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा नंबर पे मैंने बताया था स्पंज ना। तो स्पंज जब मैं आपको पढ़ाया था तो स्पंज में आपके कई टाइप के स्पंज देखे थे ना, ल्यूकोसोनेलिया, साइकान, यूप्लेक्टेला, हाँ ये सारे जो है हाँ आपने इसको ध्यान से देखा होगा। तो ये सभी जो है फाइलम किसके पोरीफेरा के जो है ये होते हैं एनिमल, जिसमें क्या पाया जाता है, आस्कुलम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम वगैरह भी हमने आपको बताया था।
तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ऑस्कुलम पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो आपको मिल गया होगा कि ऑस्कुलम किस में पाया जाता है, स्पंज में पाया जाता है। अब देखो तो आंकोस्फियर इज़ द नेम ऑफ एम्ब्रियो ऑफ, आंकोस्फियर किसके एम्ब्रियो का नाम है। कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है कि ऑन्कोस्फियर इज़ द नेम ऑफ एम्ब्रियो, ऑन्कोस्फियर किसके एम्ब्रियो का नाम है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया है बेटा, बस आप ध्यान देते जाएं तो कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। बस एक एक प्रश्न को आप समझते जाइए। अब ये है कि आप मस्ती करते हो क्लास में, जब मस्ती करते हो तो फिर ये तो सब छूट ही जाएंगे, या तो मस्ती कर लो और या तो फिर पढ़ लो, कि नहीं। अब देखो आप एक भी प्रश्न, इतने सिंपल प्रश्न हैं केवल वन वर्ड के, कि आपको बताने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आंकोस्फियर इसके भ्रूण का नाम है, किसके भ्रूण का नाम है, आंकोस्फियर। तो 122 टीनिया सोलियम आपने पढ़ा होगा ना, किस फाइलम का है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज का है, ठीक है ना, टीनिया सोलियम। आइए देखते हैं, देखते जाओ, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। बस इरिथ्रोसाइटिक साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट डज नॉट हैव, आपने देखा होगा ना, बहुत से आप लोग जो है चार्ट मॉडल बनाए हुए थे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ना, किस पे, मलेरिया की जो है लाइफ साइकिल कैसे होती है। तो मलेरिया जो पैरासाइट है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में नहीं होता है। तो यही आपको बताना था यहाँ पे कि क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ऊकीनीट नहीं होता है, बाय सिग्नेट रिंग, साइजॉन, ट्रोफोजॉइट, ये मलेरिया पैरासाइट के इरिथ्रोसाइटिक चक्र में होता है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, नहीं होता है, तो ऊकीनीट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। काइटनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन, देखो कितना बढ़िया, काइटिन से बना हुआ बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है, आप बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स आप देखते हो ना, एक्सोस्केलेटन, काकरोच है ना, बिच्छू है, केकड़ा है, ये सभी आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स हैं ना। तो इनकी बॉडी क्या होती है, हार्ड होती है कि नहीं, कैल्केरियस होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि काइटिन से बना हुआ बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है, तो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, ठीक है। आइए 125 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग चल रहे हैं। 125 क्वेश्चन नंबर पे देख लीजिए, द कैविटी इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा इज, द कैविटी इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा इज, देखो बेटा हाइड्रा की कैविटी में पाए जाने वाली जो कैविटी होती है क्या होती है, तो ये आपको मालूम होगा। हमने आपको कितनी बार बताया था कि फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा की जो बॉडी कैविटी होती है वो किससे बनी होती है, सिलेंट्रॉन से, ठीक है ना। तो बॉडी कैविटी में आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन भी दिया गया है, एकदम सामने रखा हुआ है, सिलेंट्रॉन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है इसको करेक्ट कर लेंगे। विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड शेप टू द क्रोमोजोम्स, अब बेटी ये क्रोमोजोम्स की आकृति बनाती है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो क्रोमोजोम्स की आकृति बनाती है, विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड शेप टू क्रोमोजोम्स। अब बताइए सेंट्रोमेयर, सेंट्रियोल, सेटेलाइट, क्रोमोमेयर्स, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं ना कि सेंट्रोमेयर एक ऐसी स्ट्रक्चर्स है जो क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर का शेप प्रदान करती है, ठीक है ना। तो ये हो गया सेंट्रोमेयर। नेक्स्ट देखिए, अब आपके क्वेश्चन बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, अब बताओ बेटा कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है, यही आपको बताना है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन थैलेक्वाइड, स्ट्रोमा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, थैलेक्वाइड बताना है, आंसर क्या होगा, थैलेक्वाइड, ठीक है। अब ये आपकी बॉटनी क्वेश्चन मिल रहे हैं, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होती है वो कहाँ प्रेजेंट्स होती है, तो आप बताओगे ना कि ये थैलेक्वाइड्स में, थैलेक्वाइड्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट्स होती है। आइए, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब आप बताइए सेल वॉल एब्सेंट होती है, किस में एब्सेंट होती है, तो ये तो आप जानते ही हो नॉर्मल से, इतना तो आपको पता ही है कि सेल वॉल
प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में आपने बहुत डिफरेंस किया। तो ये तो मालूम हो जाता है कि भाई एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, किस में होती है, प्लांट सेल में होती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सेल वॉल इज एब्सेंट इन, तो आप बताइए यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट की बात कर रहा है तो हाँ, तो आप देखिए नॉस्टॉक क्या है, नॉस्टॉक और क्या है, एस्परजिलस, फ्यूनेरिया, हाँ ये सभी थाइलोफाइट्स प्लांट्स होते हैं आपके। और बाकी माइकोप्लाज्मा की बात किया जाए तो माइकोप्लाज्मा तो आप समझ ही सकते हो कि ये किस में रखा गया है, किंगडम मोनेरा का एनिमल्स है बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा PPLO, तो इसमें सेल वॉल कहाँ से प्रेजेंस होगी। तो बस माइकोप्लाज्मा की बात है तो यहाँ सेल वॉल इज एब्सेंट इन, तो किस में एब्सेंट होगी, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट हो जाएगी सेल वॉल। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर सही कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं 29 क्वेश्चन नंबर। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द सेल साइकिल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरफेज। बच्चों जब मैं सेल साइकिल पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको सूत्र बताया था G1S G2M, ये बताया था कि नहीं बताया था। तो ये एक सीरियल होता है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था चक्र के इंटरफेज का भाग नहीं है। तो कौन सी अवस्था इंटरफेज की होती है, कौन सी अवस्था साइटोकाइनेसिस की होती है, तो यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए। तो कौन सी अवस्था इंटरफेज का भाग नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप क्या बता सकते हैं, यम ना, एम आंसर आ जाएगा, G1S G2 लास्ट में M, तो यही जो है इंटरफेज का भाग नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन पे DNA रिप्लिकेटेज, DNA प्रतिकृति होता है, कैसे होता है DNA प्रतिकृति, तो अब आप समझ गए होंगे। ये आपको जेनेटिक्स में पढ़ा रहा था ना DNA रिप्लिकेशन, तो आप याद करिए कि ओनली वंस इन ईच सेल साइकिल, ट्वाइस इन ईच सेल साइकिल, वंस इन माइटोटिक सेल साइकिल एंड वंस इन मियोटिक फर्स्ट, वंस इन मियोटिक सेल साइकिल। बताइए 130 का DNA रिप्लिकेट्स, तो अब आप समझ गए होंगे कि DNA रिप्लिकेट का मतलब होता है ओनली वंस इन ईच सेल साइकिल। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक कोशिका चक्र में केवल एक बार, प्रत्येक कोशिका चक्र में केवल एक बार DNA रिप्लिकेट्स का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक कोशिका चक्र में केवल एक बार। ठीक है, विच इकोलॉजिकल यूनिट इज लीस्ट रिलेटेड टू एबायोटिक फैक्टर। अब बताइए यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर की बात की जा रही है, यानी कि इकोलॉजिकल यूनिट क्या पूछ रही है, इकोलॉजिकल यूनिट पारिस्थितिक इकाई अजैविक कारकों से कम संबंधित होती है। तो अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, अजैविक। तो जैविक और अजैविक तो आप जानते हो ना, तो आप इसमें बताइए कि विच इकोलॉजिकल यूनिट भी है और साथ साथ रिलेटेड टू एबायोटिक फैक्टर, जो कि अजैविक कारकों से कम संबंधित है ना। तो आप बताइए, तो भैया बायोम, सिम्बायोसिस, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सहजीवी, मतलब कि क्या हो जाएगा, सिम्बायोसिस। ठीक है, तो कौन सी पारिस्थितिक इकाई अजैविक कारकों से न्यूनतम संबंधित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल्गल ब्लूम इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर ड्यू टू। अब आप बताइए एल्गल ब्लूम ना, एल्गल ब्लूम क्या होता है, जल को एक प्रकार का स्पेशल जो है कलर प्रदान कर देता है। तो कैसे प्रदान करता है ये कलर, तो आप जानते हैं कि जब भाई एल्गी
या जिनकी संख्या इतनी अधिक हो जाती है, एल्गी इतनी अधिक फैल जाती हैं जिससे जल का कलर जो है कलरफुल हो जाता है। तो किस कारण से होता है, तो आप यहाँ पे आंसर बताइएगा। भाई देयर पिगमेंट्स, एक्सक्रीशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ एल्गी, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एल्गल सेल वॉल। नहीं, तो फर्स्ट नंबर क्या होता है, पिगमेंट्स के कारण, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन उनके पिगमेंट्स के कारण। द जीनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। जीनोटाइप रेशियो पूछा है किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जब जीनोटाइप रेशियो आपको बताना होगा तो आप क्या बताओगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप। हाँ, याद करो, समझ में आया। मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में दो की बात है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो यहाँ पे जीनोटाइप की बात पूछी जा रही है। 133 की जीनोटाइप की बात बताना है आपको। तो 133 का जीनोटाइप क्या होगा, 1 to 1 का होगा। समझ में आया कि नहीं आया। जब हमने आपको टाल और डार्क प्लांट में जब हमने क्रॉस करा के दिखाया था तो उसमें आपने क्या देखा था, उसमें आपने यही देखा था ना कि 3 क्या थे, टाल थे और एक डार्क था। लेकिन उसमें भी प्योर टाल और प्योर डार्क को जब डिवाइड किया गया था तो 1 to 1 का रेशियो आया था कि नहीं आया था। बस कितना सिंपल क्वेश्चन है। आइए 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 134 नंबर क्वेश्चन, एम्ब्रियोफाइटा इंक्लूड्स। बच्चों क्लास 11th की बुक्स में मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था प्लांट किंगडम, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स आप समझ सकते हैं, हाँ, कि सबसे शुरुआत में तो मान लीजिए फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, या तो उससे पहले बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा। तो ये तो आप समझ चुके होंगे कि भाई एम्ब्रियोफाइटा की बात कर रहा है जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो वो कौन सा है, तो वो आप बता सकते हैं कि ब्रायोफाइटा है, ठीक है ना, जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स हुआ है। ए टाइपिकल एम्ब्रियोसाइक एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। अब आप बताइए, मैंने बताया था ना आपको क्लास 12th में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो कि कितने एक टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक का एम्ब्रियोसाइक जो होता है कितने सेल्ड का होता है। तो इसका आंसर आप बताइए, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड बताया था ना मैं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन जीरोफिटिक प्लांट्स फिलोड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। देखिए जीरोफिटिक प्लांट्स फिलोड इज मॉडिफिकेशन। तो जब आप ध्यान देते हो ना भाई, मरुस्थलीय एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनका फिलोड इज ए मॉडिफिकेशन, मतलब रूपांतरण हो जाता है। किसका रूपांतरण होता है, तो 136। तो आप समझ गए होंगे ना, जीरोफाइट प्लांट्स में जो फिलोड होते हैं, इन जीरोफिटिक प्लांट्स फिलोड इज ए मॉडिफिकेशन। किसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, किसका परिणाम, इसका रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, अब आप समझ गए होंगे, स्टेम का रूपांतरण है ना यहाँ पे। तो इस तरह से जो है 136 का भी ये आप समझ सकते हैं। आइए 137 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखते हैं, क्या दिया गया है। पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज फाउंड इन। अब भैया पैराशूट मैकेनिज्म की बात किया जा रहा है तो कैलोट्रोपिस, पॉलीगोनम, टेरेक्सेकम, पेपेवर। अब बताइए पैराशूट स्पोर जब सीड डिस्पर्सल हुआ था तो उसकी क्रियाविधि पाई जाती है, सीड डिस्पर्सल किस में पाई जाती है। तो ये ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा। तो 137 का क्या हो जाएगा, टेरेक्सेकम, ठीक है। 137 का यहाँ पे टेरेक्सेकम हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, द आउटर लेयर स्किन ऑफ ए पोटैटो ट्यूबर इज। भाई एक आलू की अगर ऊपरी त्वचा की बात किया जाए तो क्या होती है उसकी ऊपरी त्वचा,
तो यहाँ पे 138 का क्या हो जाएगा, पेरिडर्म। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें ब्लू ग्रीन एल्गी रिच इन प्रोटीन, कितना बढ़िया है भैया। मैं आपको बताया करता था ना कि भाई जो एल्गी है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसका क्या नाम है, जो लोग अंतरिक्ष पर भी ले जाते हैं अपने न्यूट्रिशन पाने के लिए। तो क्योंकि उसके जो भी हानिकारक पदार्थ होता है वो उसको क्या कर लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है और उसको कन्वर्ट कर लेता है प्लांट्स अच्छी प्रोटीन्स में। तो उसका नाम क्या है, तो यही आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप कैप्सूल वगैरह भी बहुत फेमस है ना, लोग लेते हैं भैया ये कैप्सूल खाओ, तो उसका नाम है स्पाइरुलिना कैप्सूल। ठीक है, स्पाइरुलिना कैप्सूल क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, ब्रेड्स जो आप ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं ना, उसमें किसका यूज किया जाता है, तो यह भी आप जान चुके होंगे कि उसमें सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का यूज किया जाता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंगस इज, भैया फंगस की जो सेल वॉल होती है उसका मेन कंपोनेंट, मेन घटक क्या होता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 141 का सी क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आइए 142 का क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूनेरिया, विच वन इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया का बताना है कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होता है, जैसे प्रोटोनिमा, कैप्सूल, कालोमेला, सीटा, तो इसकी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आपको बताना है। तो इसलिए प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा क्या है, इसकी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होती है। विच टेरिडोफाइट इज यूज्ड एट बायो फर्टिलाइजर फॉर पैडी, आप जान सकते हैं ना, जो धान के खेतों के लिए बायो फर्टिलाइजर में का यूज किया जाता है, वो ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है, कितना फेमस प्लांट्स हैं ना। बाद मैं सारे इन सब प्रश्नों को बताइए, आपको एक एक प्रश्न जितने भी आ रहे हैं सब के सब आपको क्लास में रेगुलर बताया करता था। जब भी क्लास स्टार्ट होती है तो उस चैप्टर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पे मैं आपसे डिस्कस करता था। कितना आसान है बायोलॉजी में 50 में 50 पाना, मगर आप ध्यान देंगे तभी आप ऐसा संभव हो पाएगा। ठीक है, तो 143, तो 143 का क्या हो जाएगा, एजोला ना, एक ऐसा टेरिडोफाइट है जो धान के खेतों में बायो फर्टिलाइज़र के रूप में इसका यूज किया जाता है। आइए कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस कंटेन कॉलोनी, अब देखिए साइकस की रूट जो होती है कोरेलाइड रूट में, उसमें कौन सा प्लांट्स पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, तो उसमें कौन सा प्लांट्स पाया जाता है, नास्टा केना बिना, ओसिलेटोरिया, क्लोरेला ओलोसिरा, बताओ कौन सा होता है। तो यहाँ पे कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस कंटेन कॉलोनी ऑफ, तो कोरेलाइड रूट की रूप में इसकी कॉलोनी पाई जाती है, वो क्या होती है, एना बिना की होती है। ठीक है, एना बिना की होती है। इन द ओवरी ऑफ सोलेनेसी 2 कार्पेल्स आर प्लेस्ड, तो यहाँ पे आप सोलेनेसी कुल में ओवरी में दोनों कार्पेल्स व्यवस्थित होते हैं, कैसे होते, लेटरल पोस्टीरियर, बताइए, तो यहाँ पे पोस्टीरियर होते हैं, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। 146 का देखिए क्वेश्चन, एडिशन ऑफ सोल्यूट टू प्योर वाटर काज, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो शुद्ध जल में विलेय को मिलाने से क्या होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल हो जाता है, पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल हो जाता है। विच इज कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का एक घटक होता है ना, क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, आइए 148 का क्वेश्चन देखते हैं। विच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस,
भाई प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रकाश रेंज सीमा सबसे अधिक डोमिनेंट होती है, प्रभावी होती है? तो आप क्या बताओगे इसमें? 148 का रेड सी होती है, ठीक है। अब उसके बाद में 149 का आप देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स ईटीएस इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल। अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में? हाँ, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, कहाँ पे स्थित होती है? तो ये होती है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, आंतरिक झिल्ली के स्तर पे होती है। इन शुगर कैन प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन बी इंक्रीज्ड बाय स्प्रेइंग विथ। गन्ने में शर्करा उत्पादन बढ़ाने के लिए उन पर छिड़कते हैं, क्या छिड़कते हैं? 150 बताइए, एथिलीन छिड़कते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके बायोलॉजी के कितने क्वेश्चंस थे? 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इसी के साथ प्रिय बच्चों, आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करके संख्या बढ़ा दीजिए। आप लोग अपनी संख्या बढ़ा देंगे तो मैं और भी इसी तरह से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।